नमस्कार दोस्तों, जिस कंपनी का स्टॉक 8 अगस्त को अपने 52 वीक हाई 540 से 100 रुपए के आसपास पहुंच गया और इस हफ्ते सेबी ने इस कंपनी के दो टॉप लोगों को, सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका, इन पर पूरे साल के लिए स्टॉक मार्केट से ही बाहर रहने का बैन लगा दिया। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जी एंटरटेनमेंट और उसके प्रमोटर सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के खिलाफ कार्रवाई की है और जी एंटरटेनमेंट और उसके प्रमोटर्स पर ये सेबी का एक्शन एक जो प्लेज किया था, जो संपत्ति है जी की हैदराबाद में जो प्रॉपर्टी है, उस मामले से ताल्लुक रखती है और जी को इस मामले में 2 महीने तक जो सिक्योरिटीज मार्केट है उससे निलंबित कर दिया गया है, जबकि पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा को इस मामले में जो सिक्योरिटी मार्केट में किसी तरह की ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन करने से प्रतिबद्ध कर दिया गया है 1 साल के लिए। और जो फाइन इन पे थोपा गया है वे करीब 1.5 करोड़ रुपए है। और कंपनी पे खुद भी 2 महीने का बैन लगा और साथ में 1.48 करोड़ का जुर्माना। लेकिन असली कहानी ये जुर्माना नहीं है, असली कहानी है कि ये सब शुरू कहां से हुआ, कितनी गहरी है जड़ें। एक जमीन के छोटे से टुकड़े से जो 2018 में चुपके से किसी और के लोन के लिए गिरवी रख दी गई थी, उसके बाद ये झूठ कैसे सालों तक चला, क्योंकि 2018 का मामला है, 2026 में है। कैसे एक ऑडिटर के एक सवाल ने पूरी बिल्डिंग की नींव हिला दी और कैसे एक मर्जर जो $10 बिलियन का था वो इसी वजह से टूट गया। और सबसे जरूरी बात, अगर आप इस तरह की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कहानी आपको सिखाएगी कि असली नुकसान किसको होता है, क्योंकि जब प्रमोटर ऐसा करें तो नुकसान प्रमोटर का तो नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस पूरे स्कीम में कहीं ना कहीं प्रमोटर फैमिली अपने 4% स्टेक को भी कहीं कम की है। तो बहुत सारी कहानी है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको बताऊंगा पूरे केस से रिटेल इन्वेस्टर के लिए 3 बड़े रेड फ्लैग निकलते हैं जिन्हें आप अगली बार किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक स्टॉक की कहानी, जहां कहां एक जमाने में 600 रुपए चला करता था, आज कहां 100 रुपए पे है, कहां एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी वो फेल हो गई, और बहुत सारे लीगल। शुरू करते हैं 2016 से। पहला कर्ज जिसकी नींव ही कमजोर थी, दिसंबर 2016। एसएल ग्रुप की 4 कंपनी, जेनेक्स प्रोजेक्ट, विवेक इंफ्राकॉन, जेनेक्स इंफ्राबिल्ड, रेनू, रियलटेक, ये 4 था। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से मिलकर 726 करोड़ का लोन लेते हैं, साथ में एक 5वीं एंटिटी एसएल होम को बोरोवर बनते हैं। अब ये 4 कंपनी कौन थी? जी एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये अलग प्राइवेटली हेल्ड कंपनी थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती थी। लेकिन इनका कंट्रोल सीधा सुभाष चंद्रा जी, पुनीत गोयनका और उनके परिवार के हाथ में था, कई कॉर्पोरेट लेयर के थ्रू, जो मोस्टली कॉर्पोरेट हाउस लेयर बना के काम करते हैं, आप ऐसा समझ लो। 2 साल तक सब ठीक चल रहा था। फिर नवंबर 2018 में इंडिया बुल्स को लगता है कि जो सिक्योरिटी उन्होंने रखी है उसकी वैल्यू घट गई, क्योंकि लोन देने में क्या होता है, सिक्योरिटी रखते हैं ना, मतलब अगर लोन डिफॉल्ट हो जाए तो उसका पूरा पैसा रिकवर नहीं होगा क्योंकि वैल्यू घट गई। तो वो डिमांड करते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है कि वैल्यू घट गई है तो थोड़ा एक्स्ट्रा कोलेटरल और दे दो। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि यहां तक तो मामला बहुत नॉर्मल था। 27 दिसंबर 2018 सुभाष चंद्रा, जो तब जी इंटरटेनमेंट के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, खुद इंडिया बुल के पास जाते हैं और एक डिपॉजिट और एक डिक्लेरेशन एग्रीमेंट साइन करते हैं। इसमें वो जी इंटरटेनमेंट की हैदराबाद के जुबली हिल्स में परी जमीन, जिसकी साइज 17,639 स्क्वायर मीटर है, एक प्रीमियम लोकेशन जहां बिग बिजनेस फैमिली रहती है। कौन कौन हैदराबाद से जुबली हिल के बारे में जरूर जानते होंगे तो कमेंट में हैदराबाद जरूर लिख दीजिएगा, तो हमारा इंटरेक्शन हो सकेगा। उसके ओरिजिनल टाइटल डीड जमा करवा देते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट इंडिया बुल के पास इसलिए जमा हुए ताकि वो उन 4 कंपनी के लोन के फर्स्ट रैंकिंग मॉर्गेज बना सके। सिंपल भाषा में, जैसे कोई अपना घर बैंक के पास रख कर लोन लेता है, वैसे ही जी की जमीन को दूसरी कंपनी के लोन की गारंटी बना दी गई। अब यहां 3 बड़ी गलतियां हुई। पहला, ये 4 बोरोइंग कंपनी रिलेटेड पार्टी थी ना, क्योंकि इनका अल्टीमेट कंट्रोल चंद्रा और गोयनका परिवार के पास था। जब रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होता है तो कंपनी के ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
और जरूरत पड़े तो शेयर होल्डर की मंजूरी लेनी होती है। ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है ताकि प्रमोटर अपनी फैमिली के फायदे के लिए जो लिस्टेड कंपनी है उनके एसेट का इस्तेमाल ना करे, जो बहुत जेन्युइन बात है, आप भी मानोगे। लेकिन मजे की बात क्या है, ये मंजूरी कहीं ली ही नहीं गई। दूसरी गलती, इस पूरे ट्रांजैक्शन को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ही नहीं किया गया, यानी शेयर होल्डर को पता ही नहीं चला कि उनकी कंपनी की जमीन किसी और के लोन के लिए गिरवी दी जा चुकी है, गिरवी पड़ चुकी है। अगेन गलत है ना, हम किसी स्टॉक में पैसा क्यों लगा रहे हैं कि हम भी उसके मालिक बन रहे हैं। तो सेबी क्या कहती है, सब कुछ डिस्क्लोज करो जिससे इन्वेस्टर को पता चले, नहीं किया गया। तीसरी सबसे बड़ी गलती, जो डिक्लेरेशन चंद्रा ने साइन किया उसमें लिखा था कि इस मॉर्गेज के लिए सारी जरूरी कॉर्पोरेट अप्रूवल ले ली गई है, और ये बात झूठी थी। बराबर एक सेकंड फ्रॉड इसी दौरान चल रहा था। अब थोड़ा पीछे चलिएगा, क्योंकि इसी पीरियड में एक दूसरा स्कीम भी चल रहा था, स्कीम पर स्कीम, जो बाद में पूरी कहानी को बाहर ले गया। 4 सितंबर 2018 को चंद्रा ने एक लेटर ऑफ कंफर्ट यानी एलओसी साइन किया था यस बैंक। एलओसी समझो ऐसे जैसे आप किसी के लोन के लिए बैंक को लिख देते हो कि चिंता मत करो, अब मैं देख लूंगा ना अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो। ये एक इनफॉर्मल गारंटी जैसा डॉक्यूमेंट होता है, और ये एलओसी जो था 200 करोड़ की क्रेडिट फैसिलिटी के लिए था, जो 7 एसोसिएट एंटिटीज को दिया गया था। पेन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट, एसएल ग्रीन मोबिलिटी, एसएल कॉर्पोरेट रिसोर्सेज, एसएल यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एसएल बिजनेस एक्सीलेंस सर्विसेज, पैन इंडिया नेटवर्क इंफ्रा वेस्ट और लिविंग एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। ये सातों भी चंद्रा गोयनका परिवार के कंट्रोल में ही थी, यानी कहानी इर्द गिर्द ही घूम रही है। 24 जुलाई 2019 को यस बैंक ने इस एलओसी को इन्वोक कर दिया और जी एंटरटेनमेंट की खुद की 200 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट को अप्रोप्रिएट कर लिया, मतलब यूज कर लिया उन 7 कंपनी के बकाया लोन को चुकाने के लिए। जी ने बाद में सेबी को बताया कि ये सातों कंपनियों ने वो 200 करोड़ वापस कर दिए और कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी जी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब सेबी ने बैंक स्टेटमेंट खंगाले तो उन्हें पता चला कि जो पैसा वापस आया वो असल में जी का ही पैसा था, जो कई एसोसिएट एंटिटी में घूम फिर कर वापस जी तक पहुंचा। इसे फेक तरीके से ये दिखाया गया कि लॉस रिकवर हो गया है, जबकि असल में कुछ भी वापस नहीं आया था। सिर्फ पैसा एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। जब कंपनी के अपने लोग चिल्लाए 22 नवंबर 2019 में, 2 लोग, सुबोध कुमार जो नॉमिनी डायरेक्टर थे और निहारिका वोहरा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, अचानक क्या करती हैं, जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड से रिजाइन कर देती हैं। Some breaking news that is just coming in. 3 directors have resigned from the board of Zee Entertainment. 2 of these directors are reportedly accusing the company's management of some irregularities. Nimesh Shah is here with the details. Nimesh, firstly, who are the directors that are likely to have resigned, and what are the charges that have been made by them? Hi, Kritika. So, if you remember last week, 3 of the directors had resigned from the Zee board, which is Sunil Sharma, the other name is Subodh Kumar, who is a non-independent director, and the third one is Ms. Niharika Vora. Now, within these 3 directors, 2 directors, Subodh Kumar and Niharika Vora, had raised some concerns and some issues with the Zee board, and they had written a letter to the board as well after resigning on November 22nd and November 24th respectively. Now, the Zee group has actually clarified on the 7 particular points which have been raised by these 2 directors, and I'll run through each of them. The first one is on film advances given in 2018-19 to the tune of 2,200 crores. Now, for that, the company has very clarified that the information has already been disclosed in annual reports and clarified in various industrial interactions. The second one was, which was even highlighted in the quarter 2 results of Zee, one of the private bank, which is, of course, everybody knows it was Yes Bank, who had wrongfully revoked a bank guarantee to the tune of 200 crores. Even for that, the company has clarified that that stands resolved, and they've secured the money back from the promoter group companies, and appropriate legal action has been taken. So that was the second point which was raised. The third point was alleged laxity in terms of spending the CSR amount given to the related parties, to the foundations and trusts. Even there, the company has gone on record saying that allocated money has been used in compliance with the law, and necessary certificates has been obtained. उनके रेजिग्नेशन लेटर पब्लिक हो जाते हैं और इनमें कई सीरियस एलिगेशन लगते हैं। CSR फंड का गलत इस्तेमाल,
2200 करोड़ के फिल्म एडवांस जिनका हिसाब साफ नहीं था, और वही 200 करोड़ वाली एफडी जो यस बैंक ने बिना बोर्ड अप्रूवल के एप्रोप्रिएट कर दी थी। बोर्ड ने इस पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया था और ये बात उन्हें परेशान कर रही थी। अगले ही साल फेब 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कंपनी की बुक का इंस्पेक्शन ऑर्डर दिया और जी का स्टॉक 2 ट्रेडिंग सेशन में 15% टूटा था उस टाइम में। और रेगुलेटर का ध्यान जाता है। 17 जून 2021 को सेबी ने कंपनी को एक एडवाइजरी लेटर भेजा इस बात पे कि वो एलओसी बिना बोर्ड अप्रूवल के दिया गया था। 28 अक्टूबर 2021 सेबी ने इस मामले में एक एडजंक्टिंग ऑफिसर अपॉइंट किया ताकि फॉर्मल जांच शुरू हो। 22 दिसंबर 2021 इस दौरान जी और सोनी पिक्चर जो नेटवर्क थे इंडिया के बीच $10 बिलियन की मेगा मर्जर डील अनाउंस करते हैं। सबको लगता है जी के लिए यह नया अध्याय शुरू होने वाला है, बहुत मीडिया हाइप बनती है, लेकिन बैकग्राउंड में जो तूफान चल रहा था वो अभी तक तो बाहर आया नहीं था, बहुत तरीके से संभाला हुआ था। 12 जून 2023 को सेबी ने एक एक्स पार्टी इंट्रीम ऑर्डर जारी किया, मतलब दूसरे पक्ष को सुना गया बिना तुरंत दिया गया इमरजेंसी ऑर्डर, जिसमें चंद्रा और गोयनका किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर या की मैनेजरियल पोजीशन होल्ड करने से रोक दिया गया। जी एंटरटेनमेंट आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर पैसे की हेरफेर को लेकर सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के खिलाफ सेबी का सख्त फैसला आया है। सेबी ने दोनों लोगों को लिस्टेड कंपनियों डायरेक्टर या दूसरे अहम पद लेने पर रोक लगा दी है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, आप बताइए क्या खबर आ रही है जी एंटरटेनमेंट को लेकर? जी हाँ, सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा के अगेंस्ट, और यहाँ पर ऑर्डर में साफ साफ बोला गया है कि सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका किसी भी लिस्टेड कंपनी में कोई मैनेजरियल पोजीशन यानी कि डायरेक्टर नहीं रह सकते हैं। आपको हम याद दिला दें, पुनीत गोयनका इस समय जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ हैं और सुभाष चंद्रा एसएल ग्रुप के चेयरमैन हैं। यहाँ पर इस ऑर्डर का जो कारण है वो ये बताया गया है कि यहाँ पर सेबी का एलिगेशन है कि जो कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, वहाँ पर साइफनिंग ऑफ फंड्स हुआ है। इनफैक्ट ऑर्डर ये भी यहाँ पर आरोप लगाता है कि ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो जी में ठीक से फॉलो नहीं हुआ है। ऑर्डर साफ साफ यहाँ पे बोलता है कि जो फ्लैगशिप कंपनी जी है उसको पिगी बैंक की तरह यूज किया है चंद्रा साहब और पुनीत गोयनका जी ने। साथ ही कंपनी को ऑर्डर दिया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। अब यहां से एक ट्विस्ट आता है। 21 जनवरी 2023 को सेबी ने इस स्पेसिफिक एफडी अप्रोप्रिएशन वाले जो कहानी हुई थी केस को सेटल कर दिया। कंपनी और प्रमोटर ने 5.77 करोड़ का सेटलमेंट अमाउंट भरा और ये छोटा सा केस बंद हो गया। छोटा सा केस, समझते जाइएगा। लेकिन 12 जून वाला बड़ा इंट्रीम ऑर्डर जो पूरे फंड डाइवर्जन एलिगेशन पे था वो एक्टिव रहता है, वो कहीं से बंद नहीं होता है। 14 अगस्त 2023 को सेबी ने अपना ऑर्डर कंफर्म किया और चंद्रा गोयनका को 4 जी ग्रुप कंपनी के बोर्ड से भी बाहर कर दिया। सेबी चीफ उस समय थी माधवी पुरी जी, याद हो तो, ने खुद हियरिंग में सातों एसोसिएट के थ्रू सर्कुलर फंडिंग रूटिंग की डिटेल बताई। अक्टूबर 2023 में सेट ने गोयनका के अगेंस्ट वाले ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, ये कहते हुए कि अभी ये सिर्फ प्राइमा फेसी है, यानी पहली नजर में दिखने वाली बात है, फाइनल नहीं है। लेकिन सेट ने खुद भी इशारा दिया कि इन्वेस्टिगेशन में 2000 करोड़ के ट्रांजैक्शन मिल रहे हैं, मतलब 2000 करोड़ तक के ट्रांजैक्शन मिल रहे हैं। और एक नया एलओसी भी सामने आया 4010 करोड़ का भी, जो चंद्रा ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन की हैसियत से दिया था। मर्जर टूट गया, सच बाहर आने लग गया, यानी जो जी की भविष्य बदलने की कहानियां चल रही थी वो पूरा का पूरा चेंज हुआ। 22 जनवरी 2024 को सोनी ने अपनी सब्सिडी के थ्रू जी के साथ मर्जर एग्रीमेंट टर्मिनेट किया। राइट, लीडरशिप को लेकर फंसाव था और सेबी की बढ़ती जांच ने हालत को और खराब कर दिया और फिर स्टॉक वापस से टूटता है। उसी हफ्ते रिपोर्ट आई कि जांच में फंड जो डाइवर्सन होता है उसका फिगर 800 से 1000 करोड़ तक पहुंच चुका है, शुरुआती 200 करोड़ से काफी ज्यादा। फिर फरवरी 2024 में ब्लूमबर्ग और राइटर के हवाले से रिपोर्ट आई कि टोटल फिगर 2000 करोड़ यानी लगभग $241 मिलियन तक हो सकती है। मतलब जो शुरुआती अंदाजा था, समझने की कोशिश कीजिएगा, उससे 10 गुना ज्यादा। और अगर आप देखो तो ये दलदल है, अगर आप इस पूरे वीडियो स्क्रिप्ट को इंटरेस्ट से सुन रहे हो तो एक दलदल है जहां पे फंसता जा रहा है, राज खुलते जा रहे हैं।
कंपनी ने बेसलेस बताया। इस पूरे दौरान एक बात क्लियर थी, जहां जून 2019 में प्रमोटर फैमिली का स्टेक कंपनी में 35.80% था, 2024 तक 4% से भी नीचे आ चुका था। जी हां, 4% से भी नीचे, जबकि 96% कंपनी अब पब्लिक शेयर होल्डर के पास थी। मतलब जो भी नुकसान हो रहा था वो किसका हो रहा था? सिर्फ रिटेल वाले का, आपका हमारा, ना कि प्रमोटर का। केस ठंडा नहीं हुआ, बस नजरों से ओझल हो गया। 2024-25 में ये केस हेडलाइन से हट गया, लेकिन बैकग्राउंड में चल रहा था। जीई और गोयनका ने एक डिस्क्लोजर लैप्स के केस के लिए सेबी के पास सेटलमेंट एप्लीकेशन डाली। ये केस जुलाई 2022 के एक सो कोज नोटिस से जुड़ा था। सेटलमेंट का मतलब होता है हम एक फी भर देते हैं, गिल्ट एडमिट किए बिना केस यहीं खत्म करो। लेकिन सेबी का होल टाइम मेंबर ने ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और इस सो कॉज नोटिस के कंटेंट को पूरी तरह से जांच में मर्ज कर दिया सेक्शन 11B के अंदर, जो सेबी को डायरेक्शन यूज करने की पावर देता है। आप देखो साला, कोई महीना कोई साल कहानी कांड खत्म ही नहीं हो रहा है। दिसंबर 2024 में इस केस के एडजेक्टिंग ऑफिसर को भी बदल दिया गया। फंड रेज और फैसला एक ही हफ्ते में। अब सीधा 2026 में आते हैं। 31 जुलाई 2026 जी के शेयर होल्डर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखते हैं। 76.64% वोट के साथ एक प्रपोजल को मंजूरी देते हैं। 3143.5 करोड़ का प्रमोटर फंड इन्फ्यूजन कन्वर्टेबल वारंट के थ्रू, जिससे प्रमोटर फैमिली का स्टेक 23.79% तक बढ़ जाता है। एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी पास होता है, जिससे एम्प्लॉय को लगभग 3.74 करोड़ शेयर मिलेंगे। लेकिन ठीक इसी हफ्ते 1 अगस्त 2026 को सेबी अपना 150 पेज का फाइनल ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड कर देती है, हैदराबाद लैंड प्लेस वाले मामले में। ऑर्डर आने के बाद कहानी बहुत ही मुश्किल है। इस ऑर्डर में कहा गया कि जी एंटरटेनमेंट को 2 महीने के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बाहर रखा गया, साथ ही 30 लाख का जुर्माना लगाया गया। सुभाष चंद्रा को 12 महीने के लिए मार्केट से बाहर रखा गया, ठीक है, और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया। पुनीत गोयनका को भी 12 महीने के लिए बैन किया गया, 58 लाख का जुर्माना लगाया गया। सब पे जुर्माना है और टोटल मिला के ये जुर्माना हुआ 1.48 करोड़ का। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताइएगा, आपको लगता है ये जितना बड़ा गेम दिख रहा है उस पे ये जुर्माना कहीं से भी जस्टिफाइड है? प्लीज जरूर बताइएगा। अब सेबी ने अपने ऑर्डर में साफ शब्दों में लिखा कि चंद्रा और गोयनका ने कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्ट किया और एक डिस्पिटिव डिवाइस एम्प्लॉय किया, यानी जानबूझकर धोखा देने वाला तरीका अपनाया। और उनके डिफेंस में यह कहा गया कि इस ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं थी, या चंद्रा के केस में इतनी पुरानी बात याद नहीं है। सेबी ने दोनों डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया। डिफेंस सुन के आपको हंसी तो आई गई होगी। 3 अगस्त को जब ये खबर सबके सामने आई तो जी का स्टॉक वापस से गिर गया और 100 के आसपास आ गया। कंपनी की मार्केट वैल्यू एक ही दिन में 1661 करोड़ गिर गई। कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वो ऑर्डर को लीगल एडवाइजर के साथ रिव्यू कर रहे हैं और मेंटेन किया कि इससे उनके फंड रेजिंग एक्सरसाइज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आगे भी फंड रेजिंग में लगे हुए। तो क्योंकि आपको एक चीज और बता दूं कि ये फंड रेजिंग की इस ऑर्डर से पहले शेयर होल्डर और एक्सचेंज से मंजूरी मिल चुकी थी। आई बात समझ में? एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि सेबी ने पूरे जी स्कैम का फाइनल फैसला दे दिया। ऐसा नहीं। जो फाइनल ऑर्डर 1 अगस्त 2026 को आया है वो सिर्फ हैदराबाद जमीन के अनऑथराइज्ड प्लेस वाले मामले के लिए था। 2023 वाला बिग फंड डाइवर्जन केस, जिसमें 2000 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजेक्शन का जिक्र था, वो अभी अलग से चल रहा है। तो एक चैप्टर क्लोज हुआ है, पूरी किताब बंद नहीं हुई है दोस्तों। यानी फिर से हो सकता है कुछ दिन के बाद सन्नाटा हो जाए, पीछे में ये खेल चलता रहे। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए भैया बहुत बड़ी सीख है। समझ गए? जो आप लोग मीडिया हाइप में आके कहते हो ये खरीद ले वो खरीद ले, नहीं। पहला, जब भी प्रमोटर फैमिली अपनी खुद की कंपनी के साथ कंपनी के एसेट का लेन देन करती है ना, और वो भी ऑडिट कमिटी बोर्ड की मंजूरी के बिना, तो भैया बहुत मुश्किल वाली बात है। फिर उसको नमस्ते कर लो, क्योंकि ये सब बाईपास ही हो रहे हैं, बस अपने फायदे के लिए, आपके लिए नहीं। दूसरा, सिक्योरिटी ऑडिटर का रोल कितना क्रिटिकल होता है। यहां डेलोइट के एक ऑडिट फ्लैग ने साल की जांच की नींव रखी। जब भी ऑडिटर कोई क्वालिफिकेशन अपनी रिपोर्ट में लगाए या रिजाइन करे, वो एक रेड फ्लैग होता है। तीसरा, जब कंपनी का प्रमोटर स्टेक बहुत कम करे, यहां तो 4% से भी नीचे आ चुका था,
तो आप सोचो कि प्रोमोटर एक समय कहां किस स्टेज पे बैठा था, वो घटाते घटाते कहां पहुंच गए। तो सिर्फ आप ही है ना, आप ही तो खरीद रहे हो। क्या मोहब्बत आ गई आपको, आपका कौन सा भला हो रहा है। ऐसा अनगिनत एग्जाम्पल आता है। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ही, ये केस स्टडी है जहन में रखने के लिए। 21 साल मैंने मार्केट में दिए हैं और ऐसे न जाने कितने केसेस आए हैं। बस आपको समझना है प्रमोटर कितना ईमानदार है, किस तरीके से कर रहा है, सेबी क्या एक्शन कर रही है। तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें पता चल सके भैया मामला कितना संगीन है। थैंक यू।